Hello everyone. We were reading about quadratic equation. So today we will start our next topic, that is nature of roots. Okay. So we read about roots कि roots क्या होते हैं. रूट्स क्या होते हैं? वो वैल्यूज़ जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो दो रूट्स मिलते हैं. जैसे अगर कोई मैंने इक्वेशन लिख ली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी मुझे 2 और 3. तो 2 और 3 क्या है? इसके रूट्स हैं. अब दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं. तो कभी आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, कभी रैशनल आएंगे, कभी इरेशनल आएंगे, कभी ज़ीरो होगा. तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे नेचर क्या क्या मिलेगा मुझे, कैसे कैसे रूट्स मिलेंगे. देखो ये तो पॉजिटिव मिल गए. यहाँ मेरे पास ऐसे रूट भी आ सकता है 2 + √3, ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये रैशनल है, इरेशनल है. ये एक रैशनल नंबर था, तो रैशनल मिल सकते हैं, इरेशनल नंबर मिल सकते हैं, या फिर आपको ज़ीरो मिल सकता है, या फिर -2 मिल सकता है, दैट इज इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे. तो कैसे जज करें अपन इक्वेशन को देखकर कि उनका रूट्स का नेचर कैसा है, कि कैसे रूट्स मिलेंगे, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है. तो अपन ने कंडीशन, अपन ने एक वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था कि x इज इक्वल टू कितना होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिससे मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, x की वैल्यू निकाल सकती हूँ. नाउ जब अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो रूट के अंदर ये टर्म है b² -4ac, इसको अपन बोलते हैं d. d किसके इक्वल होता है? b² -4ac, दैट इज d इज डिस्क्रिमिनेंट. डी क्या है यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेट. आपका पूरा रूट्स का नेचर किस पर डिपेंड करता है? इस रूट वाली वैल्यू के अंदर. रीज़न, ये तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू है b, या रैशनल होगा या रियल होगा, ये वैल्यूज़ पता है. अब रूट के अंदर से वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, उसके बेस पे अपन को क्या वैल्यूज डिपेंड करता है, रूट्स की वैल्यू. सो आपका रूट्स का नेचर सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? मेन डी पे, दैट इज b² -4ac पर. अब ये d जो है ये 3 कंडीशन फॉलो करेगा. या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या फिर d लेस देन 0 होगा. इसके अलावा और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है. d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0. अच्छा देखिए, अगर d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो जैसे लेट अस सपोज x की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही मेरे पास, -b प्लस माइनस √3/5 और 6, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है तो मुझे क्या लग रहा है, जैसे अपन देख रहे हैं तो रूट्स कैसे आ रहे हैं. एक तो -2 + √3/, ये पॉजिटिव लिया है मैंने, अभी d ग्रेटर देन 0 लिया है मैंने. तो रूट्स कैसे आ रहे हैं? आ तो इरेशनल ले रहे हैं लेकिन कैसे हैं? रियल ही है. और एक -2 + √3 आएगा, एक -2 -√3 आएगा. तो आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं दो. तो जब भी d ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट. नाउ सेकेंड कंडीशन है कि d अगर 0 के इक्वल हो जाता है, d ग्रेटर देन 0 का मतलब है d पॉजिटिव है. नेक्स्ट, d अगर इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 वाली कंडीशन क्या होगी? जैसे लेट अस सपोज x की वैल्यू आ रही है -2 प्लस माइनस √0/6. अब d 0 हो गया, ये b² -4ac पूरा क्या हो गया? 0. अगर ये 0 हो गया तो प्लस माइनस 0 करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू कैसी आएगी? -2/6, दैट इज -1/3. तो दोनों वैल्यूज -1/3 होंगी. अगर कोई इक्वेशन है जिसकी वैल्यू -1/3 आ रही है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितनी वैल्यूज मिल रही है? दोनों इक्वल आएंगी. पहले भी -1/3, क्योंकि मैं -2 + 0 करूंगी तो भी -2/6 आएगा, -2 - 0 करूंगी तो भी -2/6 आएगा. तो दोनों वैल्यूज कैसे आएंगी? -1/3 -1/3. ये मैंने नॉर्मल एक एग्जाम्पल लिया है, वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं आपके पास. तो यहाँ से जब मैं दिखा रही हूँ तो कैसी वैल्यूज आ रही हैं? दोनों रियल तो हैं बट दोनों क्या है? इक्वल. इस केस में दोनों क्या थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो ये सेकेंड केस जो है, जब आपका d इक्वल टू 0 होगा तो आपके रूट्स जो होंगे वो कैसे आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट. नाउ थर्ड केस,
डी लेस देन ज़ीरो। डी लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था 2 प्लस माइनस रूट 6 बाय 5 आ जाता है। लेस देन ज़ीरो मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव मतलब माइनस रूट 6, तो माइनस रूट 6 मतलब ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो जब भी d लेस देन ज़ीरो होगा तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी। तो ये तीन कंडीशंस ही होती हैं कि d या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल होगा, कोई भी वैल्यू या तो ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो के इक्वल होगी या ज़ीरो से छोटी होगी, और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तीनों कंडीशंस ले ली मैंने। तो अब आपसे पूछा गया है कि लेट अस सपोज कोई इक्वेशन दे दी और आपको बोला गया है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालिए, तो आप डी निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तो आप बोलोगे रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे इसके। डी इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो सॉरी रियल एंड इक्वल आएंगे, डी इक्वल टू ज़ीरो के केस में भी अपन ने पढ़ाई था। और थर्ड, डी लेस देन ज़ीरो हो जाता है तो अपने कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस मैंने बता दी आप लोगों को कि आपको कैसे नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रैशनल रूट्स कब आएंगे, इरैशनल रूट्स कब आएंगे। तो देखो ये दो केस जो हैं ये रियल वाले केस हैं। इमेजिनरी अपन रूट्स आते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, नो वैल्यू ऑफ एक्स डिपेंड्स। अब रियल वाले केस में दो केसेस हैं अपने पास, एक तो या तो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे या रियल एंड इक्वल आएंगे। अब इस केस में क्या होगा, आपकी इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन थी। नाउ इस इक्वेशन में क्या है अपने पास, ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट्स है। अब अपना पूरा रूट्स का नेचर जो है किसके डिपेंड कर रहा है, ए बी सी पे। क्यों, क्योंकि डी में भी से बी स्क्वायर माइनस 4ac ही आ रहा है। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, देखिए दो कंडीशंस क्या हैं, लेट अस सपोज ए बी और सी तीनों जो हैं बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये किसका सिंबल होता है, बिलोंग्स टू, और क्यू क्या क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर। तो अगर ए बी सी तीनों रैशनल नंबर हैं और डी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या कंडीशन है कि ए बी सी तीनों रैशनल है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रैशनल। तो ये रैशनल की कंडीशन हो गई। रैशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है अपने पास, ए बी सी शुड बी रैशनल नंबर एंड डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहीं पर अगर अपने पास ए बी सी इरैशनल नंबर्स हैं, सॉरी रैशनल है जो भी, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी इज़ नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके जो रूट्स आएंगे इस केस में वो कैसे आएंगे, इरैशनल। तो दो कंडीशंस हैं। ये कंडीशन मैंने क्यों बोली, देखो अगर ए बी सी रैशनल है, अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं ये ए बी दोनों रैशनल है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। ये रैशनल रैशनल प्लस रैशनल आएगा, डिवाइड बाय रैशनल करेंगे तो अपने पास रैशनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपन ए बी सी अगर रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में वैल्यू आएगी, जो भी अपन एक एग्जाम्पल लिया था अभी -2 प्लस माइनस रूट 6/6 ले लिया मैंने। तो इस केस में क्या आ रहा है, -2 प्लस रूट 6 आ रहा है जो कि इरैशनल आ जाएगा अपने पास। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे आपके, इरैशनल। ये तो मैंने रैशनल और इरैशनल की कंडीशन बता दी। नाउ रैशनल में भी क्या हो सकता है, रूट्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं या इंटीजर फॉर्म में होंगे। अब इंटीजर वैल्यू कब आएगी, रैशनल के केस में अपन ही बोल रहे हैं कि इंटीजर्स वैल्यू कब आएगी, तो अगर आपका a इज इक्वल टू 1 है और b और c इंटीजर्स हैं, तो इस केस में जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर। जब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 हो जाएगा, और b और c दोनों क्या होने चाहिए आपके पास, इंटीजर्स होने चाहिए। और कंडीशन ये है कि परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अपनी ये इंटीजर्स की कंडीशन होगी कि a शुड बी इक्वल टू 1, b एंड c शुड बी इंटीजर्स, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, और d परफेक्ट स्क्वायर तो कंपल्सरी है ही से अपने पास, d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मैंने किस किस की कंडीशन बता दी, रैशनल की, इरैशनल की, इंटीजर्स की। यही केस है इमेजिनरी के अपन पढ़ चुके हैं।
रैशनल के केस में अगर इंटीजर नहीं होगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। इरैशनल के एक ही कंडीशन होती है, रैशनल जैसे आएंगे वैसे आएंगे। इमेजिनरी रूट्स अपन जब भी लेंगे तब अपन क्या बोलेंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। वो अपन आगे 11th क्लास में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं कि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इफ A and C are of opposite sign, A and C are of opposite sign, then we get real roots. अगर ये तो वैल्यूज़ अपने पास हैं ही से, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, इसे अपन चेक कर सकते हैं वैल्यू। अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन देखकर ही बताना चाहें तो आप देखकर बोल सकते हो कि अगर आपके a और c अपोजिट साइन के हैं, दैट मीन्स अगर a 2 है और c जो है -5 है, कुछ भी वैल्यू है, अपोजिट साइन होने चाहिए, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आपके हमेशा कैसे रूट्स मिलेंगे, आपको रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज इफ a b c सेम साइन के हैं, ये कंडीशंस ऐसे ही हैं, आप डी से चेक कर सकते हो कि आपके रूट्स कैसे आएंगे। मैं शॉर्ट में आपको इसे फिर बता रही हूँ कि कैसे कर सकते हैं अपन। अगर ए बी सी सेम साइन के हैं तो आपके रूट्स जो होंगे वो नेगेटिव आएंगे। रूट्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव। अब वो रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, बट रूट्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव। जैसे -2 -3 मिल गया, 2 और 3 नहीं मिलेगा, या -5 -6 मिल गया। थर्ड कंडीशन, इफ A एंड C सेम साइन के हैं और B अपोजिट साइन का है, तो जो रूट्स होंगे वो मिलेंगे आपको पॉजिटिव। अगर तीनों सेम साइन के हैं तो रूट्स कैसे मिल रहे थे, नेगेटिव। अगर A और C जो हैं अगर वो सेम साइन के हैं और B अपोजिट साइन का है तो आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन से अपन ये बता सकते हैं देख कर कि रूट्स नेगेटिव आएंगे कि रूट्स पॉजिटिव आएंगे। बाकी ऐसा सच आप लोग अगर आपको रूट्स निकालने ही है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो आपको 3 कंडीशन से निकालना है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। ये तो अपन क्या बता रहे हैं कि रूट्स का साइन कैसा होगा, रूट्स का साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। रियल रूट्स तो अपन कंडीशन यहाँ से बता सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0 से और d लेस देन 0 से। सो ये अपन ने पढ़ा कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है और किस तरीके से अपन को करना है। मेन आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि d ग्रेटर देन 0 में रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल टू 0 में रियल और इक्वल होंगे, और लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्वेश्चन बेस्ड इन तीनों पे ही आएगा। स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। of the following equations। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, उसका क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। फर्स्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, आपको इसमें क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। देखो अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर A और C डिफरेंट साइन के हैं तो आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सेम साइन के हैं तो रियल नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। अब उनको नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए एक कंडीशन चेक करनी है, उसकी d की वैल्यू। d इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स -5 स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 2 इंटू c इज 6, दैट इज 25 माइनस, यहाँ से अपन करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, ये हो जाएगा 48, विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 24 माइनस का 23। ठीक है, ये मुझे मिल गई d की वैल्यू। d कैसा मिल रहा है, -23, दैट मीन्स d नेगेटिव आ रहा है, तो d क्या है, लेस देन 0। d अगर लेस देन 0 है तो थर्ड वाली कंडीशन फॉलो होगी, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स। आपसे बोला गया था कि नेचर बताना है रूट्स का, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका d कैसा आएगा,
इमेजनरी, और लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी रूट्स। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी वहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रियल रूट्स तो हैं। देखो a का साइन कैसा है, पॉजिटिव, c का साइन कैसा है, नेगेटिव। a और c अगर अपोजिट साइन के हैं तो रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे। बट आपसे टोटल नेचर पूछा है तो रियल में डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो आप इस केस में d निकाल के चेक करोगे कि रियल और डिस्टिंक्ट है कि रियल और इक्वल है। तो d की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। d क्या था मेरे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर दैट मीन्स 2√2 स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू है -1। आपको साइन के साथ वैल्यूज़ लेनी है। यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 12 विच इज़ इक्वल टू 20। 20 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल टू 0 आता तो अपन क्या बोलते हैं, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो इस तरीके से आप d की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या निकाल सकते हो कि रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी हैं, रियल डिस्टिंक्ट है, इक्वल है। और सिर्फ रियल चेक करना है तो देखो अपोजिट साइन है तो रियल तो होंगे, तो कंफर्म था ही सही मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if equation, find the value of k if equation kx square minus 4kx plus 1 is equal to 0 has equal roots। आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के जो रूट्स दे रखे हैं वो कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। अब अगर इक्वल रूट्स हैं तो d इज इक्वल टू कितना होगा, 0। इक्वल रूट्स अपन ने पढ़ा था, इक्वल रूट्स कंडीशन सेकंड वाली थी, दैट इज d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, -4k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, k स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर हो जाएगा ये। -4k इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई, 4k कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग इज 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4k इज इक्वल टू 0 और 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। तो अगर आप k की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूंगी तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो k इज इक्वल टू 0 को डिस्कार्ड कर देंगे, तो k इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है, 1/4। अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 1/4 पुट करके एक इक्वेशन फ्रेम कर दूँ वहाँ पर, तो मुझे कैसे रूट्स मिलेंगे उसके, इक्वल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड m if equation 1 plus m x square minus 2 times of 1 plus 3m into x plus 1 plus 8m is equal to 0 has equal roots। अगेन इसमें जो दे रखा है आपको इक्वल रूट्स दे रखा है। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 करके मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, m की। अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स, वहाँ पे जो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है वो भी वेरिएबल के फॉर्म में है, देख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है, -2 टाइम्स ऑफ x का जो पूरा कोएफिशिएंट होता है उसको b मानते हैं, दैट इज -2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3m। तो मैं b की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, -2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3m होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर निकालना होता है, -4, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस m और c की वैल्यू है 1 प्लस 8m। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 4, 1 प्लस 3m होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस m एंड 1 प्लस 8m।
दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर रह जाएगा 1 + 3m का होल स्क्वायर दैट इज a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज 1 + b स्क्वायर 9m स्क्वायर + 2ab दैट इज 6m माइनस ये 4 कॉमन ले लिया, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आएगा 1 + 9m + 8m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 1 हो जाएगा, ये 8m + m कितना हो गया 9m, और 8m × m कितना हो जाएगा 8m स्क्वायर। इस 4 को जब 0 के नीचे लेकर आएंगे तो अपने पास 0 बन जाएगा। यहाँ पर रिमेनिंग कितना रह जाएगा 1 + 9m स्क्वायर + 6m, ये हो जाएगा -1 - 9m - 8m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4। 0/4 तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 9m स्क्वायर - 8m स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर, ये अपन ने m स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ में ले लिया। 6m - 9m कितना हो जाएगा -3m, और ये -1 + 1 कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर इक्वल टू क्या चल रहा है अपने 0। m कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा m - 3 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 या फिर 3। तो m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो भी आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे, और m की वैल्यू 3 पुट करोगे तो भी आपको यहाँ पर इस m की वैल्यू पुट करने से कैसे इक्वल रूट्स मिल जाएंगे, मतलब d आपका कितना आ जाएगा इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if -5 is a root of equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0 and p times of x square plus x plus k has equal roots, then find k। अब इसमें क्या दे रखा है अपन को कि फर्स्ट कंडीशन दे रखी है -5 जो है वो रूट है इस इक्वेशन का, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर -5 इसका रूट है तो वो रूट इसको वैल्यू सेटिस्फाई करने चाहिए। x इज इक्वल टू -5 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह क्या पुट कर दूँ मैं -5, 2 टाइम्स ऑफ -5 का स्क्वायर, क्योंकि -5 इस इक्वेशन का रूट है, प्लस p टाइम्स ऑफ -5 - 15 इज इक्वल टू कितना है 0। ये हो जाएगा 25 × 2 कर देंगे, ये 50 हो गया, -5p - 15 इज इक्वल टू 0। 50 - 15 कर देंगे 35 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो 5p इज इक्वल टू 35। इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7। क्यों? क्योंकि -5 जो उसका रूट था तो उसको सेटिस्फाई करके अपन किसकी वैल्यू निकाल ली p की। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड p टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वेशन क्या है मेरे पास p x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और आपको दे रखा है कि इसके कितने रूट्स हैं, इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब p की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी है तो इक्वेशन हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये जो इक्वेशन मैंने फ्रेम करी इसके जो रूट्स दे रखे हैं क्या बोल रखा है हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू क्या होगा 0। d इज इक्वल टू 0 का मतलब है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, b स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये अपने पास हो जाएगा 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 28k इज इक्वल टू 49। सो दिस गिव्स k इज इक्वल टू 49/28 और 7/4। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया k की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में क्या था, पहले एक कंडीशन दे रखी थी कि -5 इसका रूट है, -5 अगर इसका रूट है तो यहाँ से अपन p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी पहले पुट करके, और सेकेंड वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है d इज इक्वल टू 0, वो अप्लाई कर दिया अपन ने, तो अपन को किसकी वैल्यू मिल गई k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
if AD is not equal to BC, then prove that equation a square plus b square into x plus 2 times of AC plus BD into x plus C square plus D square has no real roots. ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि AD नॉट इक्वल टू BC है। आपको प्रूव करना है कि इक्वेशन जो है ये वाली, इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। अब अगर रियल रूट्स नहीं आएंगे तो कैसे रूट्स आएंगे? इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो D क्या होना चाहिए आपका? लेस देन 0 आना चाहिए। तो पहले सबसे पहले D की वैल्यू निकाल सकते हैं कि D क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है कि लेस आ रहा है। यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो D की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? B स्क्वायर माइनस 4AC। ये आपके पास B की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD, B स्क्वायर माइनस 4A, A की वैल्यू कितनी है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ से C की वैल्यू कितनी है? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव या पॉजिटिव आ जाती है, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 आ जाती है, तो आपके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। अगर लेस देन 0 आ जाएगी तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले अपन। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। नाउ AC प्लस BD का होल स्क्वायर कर देते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ACBD। ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लगा दिया मैंने यहाँ पर 4 तो 4 ही रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो वी विल गेट A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। ये वैल्यू मिल जाएगी। दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं अपन। रिमेनिंग क्या रहेगा? A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ABCD माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर। ये 4 कॉमन ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। ये A स्क्वायर C स्क्वायर से A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, B स्क्वायर D स्क्वायर से B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग क्या रह गया? 4 टाइम्स ऑफ 2ABCD माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा। ये क्या रह जाएगा? A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ABCD। अब मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी होती है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AD इंटू BC, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे मेरे को बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB दैट इज A माइनस B का होल स्क्वायर। तो माइनस 4AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ये आपकी D की वैल्यू फाइनल मिल गई मुझे। अब ये D की वैल्यू जो मिली है ये चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। देखो AD BC के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो ये कभी भी 0 तो नहीं हो सकता। AD माइनस BC होल स्क्वायर कभी भी 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। मतलब ये AD माइनस BC का होल स्क्वायर स्क्वायर वाली वैल्यू है। अगर स्क्वायर वाली वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा ही क्या आएगी अपने पास? पॉजिटिव। स्क्वायर वैल्यू हमेशा कैसे आती है? पॉजिटिव। अब मैं -4 को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। -4 इंटू समथिंग पॉजिटिव करूंगी तो हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो अपन क्या बोलेंगे? D जो है आपका वो लेस देन 0 आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स D की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। D लेस देन 0 की कंडीशन कौन सी थी अपने पास? इमेजिनरी रूट्स। D लेस देन 0 में क्या आता है अपने पास? इमेजिनरी रूट्स। अब आपसे यही बोला गया था कि प्रूव करना है कि इस
इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट नहीं आ रहा है क्योंकि अपने पास क्या आ रहा है, इमेजिनरी रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। नेचर ऑफ रूट्स में अपन ने देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को, कैसे रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन निकालनी है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अपन। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर real and distinct, then find k। और इक्वेशन दे रखी है मुझे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराए अपन ने किसके बेसिस पे करे, ऑलमोस्ट सारे अपन ने क्वेश्चन रियल और इक्वल वाले बेसिस पे किया, इमेजिनरी वाले पे। अब इसमें अपन को रियल और डिस्टिंक्ट कंडीशन दे रखी है। रियल और डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या होती है अपने पास कि d शुड बी लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। इक्वल वाली कंडीशन में d इक्वल टू 0 होता है। रियल और डिस्टिंक्ट बोला है तो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब b स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 5, अपन को सिर्फ b स्क्वायर लेना है। b स्क्वायर माइनस 4a, c की वैल्यू कितनी है 3k, शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस 12k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 25 इज़ ग्रेटर देन 12k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 25/12। k लेस देन हो जाएगा किससे, 25/12 से। तो यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू 25/12 से कुछ भी वैल्यू पुट करती हूँ, 25/12 2 पॉइंट समथिंग हो गया अपने पास, उससे कोई भी वैल्यू 2.5 से कोई भी छोटी 2 पॉइंट समथिंग से अपन कोई भी छोटी वैल्यू रखेंगे k की, तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा कैसे मिलेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। तो ये रियल और डिस्टिंक्ट की कंडीशन भी देख ली अपन ने। नाउ ये टॉपिक कौन सा था, नेचर ऑफ रूट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स अपन ऑलरेडी जब लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं बहुत सारी, फर्स्ट आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है और फिर उसको सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालनी है। लीनियर इक्वेशन के केस में अपन ने 2 इक्वेशन बनाई थी। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के केस में 2 इक्वेशन बनाई थी, दोनों को किसी भी एक मेथड से सॉल्व किया था। अब अपन किसकी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको किसी भी तीनों मेथड में से सॉल्व करके आप वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या करना होता है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है, एक साथ रीड नहीं करना है अपन को। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स of 2 consecutive natural numbers is 145. Find the numbers आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन रीड करते हैं अपन इसमें से। आपको गिवन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम के केस में क्या करते हैं, जो फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लेते हैं सबसे पहले। ये अपन ने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था कि जब भी आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो क्या करना होता है, सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लो कि ये फाइंड आउट करना है, ये अपन x मान लेते हैं। अब इस केस में क्या फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करने, और वो 2 नंबर्स कैसे हैं, उसने बोल रखा है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो लेट द नंबर्स बी। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव हैं तो अगर एक x होगा तो दूसरा कौन सा होगा, x + 1। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 1 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं एक साथ वाले।
तो अगर एक x होगा तो दूसरा जस्ट उसके बाद वाला होगा उसका ही सक्सेसर, दैट इज x होगा तो दूसरा x + 1 होगा। ये अपन ने लेट कर लिया जो निकालना है। अब क्वेश्चन रीड करो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इन दोनों के स्क्वायर का सम, पहले तो इसका स्क्वायर कर देते हैं एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले का स्क्वायर करेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना दे रखा है मुझे 145। इक्वेशन फ्रेम हो गई आपकी। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये तो x स्क्वायर रहेगा, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ x स्क्वायर + 2x + 1 = 145 हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लगा दिया। सो दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर + 2x, 145 इधर आ जाएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, 1 - 145 144 हो गया। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो अपने पास क्या रहेगा x स्क्वायर + x - 72 = 0। ये मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और 2 को इसके डिनोमिनेटर भेजेंगे तो 0 बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर + x - 72 = 0। अब इसको आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू। अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाती हूँ मैं तो 72 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 8 और 9 और 8, जिससे 1 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर + 9x - 8x - 72 = 0। यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, रिमेनिंग इज x + 9, -8 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग इज x + 9 = 0। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे x + 9 और x - 8 = 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी मेरे को, कौन कौन सी, -9 और 8। -9 और 8 वैल्यू मिल गई, बट आपसे x क्या बोल गया था कि ये क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ओनली x की वैल्यू कौन सी मिली मुझे 8। तो आपके जो नंबर्स थे वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, तो अगर एक 8 होगा मतलब अगर x 8 है तो सेकंड कौन सा था x + 1, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो 8 और 9 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ हॉल is 5 meter more than its breadth. If the area of the floor of the hole is 84 meter square, find length and breadth. क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ये मेंसुरेशन के बेस पे क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ अ होल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर अपन को निकालना क्या है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। और लेंथ और ब्रेथ के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है, मैंने वही बताया था, निकालना जो है वो चेक करो और उनके बीच में क्या रिलेशन है। क्या पूछा है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, और बोल रखा है लेंथ ऑफ अ होल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, ब्रेथ से कंपेयर करवाया है, तो जिससे कंपेयर करवाया है उसको x मान लो। ब्रेथ से कंपेयर करवाया है, ब्रेथ को x मान लिया, और उसके किसके लिए बोल रखा है, लेंथ के लिए। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा x + 5। ये लेंथ और ब्रेथ मिल गया। आगे क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 84 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो 84 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है x + 5 और ब्रेथ कितनी है x। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना दे रखा है मुझे 84। इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट x स्क्वायर + 5x = 84, विच इज़ x स्क्वायर + 5x, ये माइनस का 84 = कितना हो जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दैट इज x स्क्वायर + 5x - 84 = 0 से मेरे को 2 वैल्यूज़ निकालनी है x की। अब x की 2 वैल्यूज़ निकालने, 84 के ऐसे फैक्टर्स करने 5 आ जाए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से अगर अप्लाई करेंगे तो 84 को मैं 1 × 84, 2 × 42, 4 × 21, ठीक है।
और 7 इंटू 12 लिख सकते हो, तो 7 और 12 से मुझे क्या मिल जाएगा 5. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 आ जाएगा, माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 12 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, माइनस 12 और 7. लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, तो x की वैल्यू ओनली क्या लेंगे 7. सो ब्रेथ तो कितनी हो गई मेरे पास 7 मीटर क्योंकि x के इक्वल थी, और लेंथ किसके इक्वल थी मेरे पास x प्लस 5 के, दैट इज 7 प्लस 5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 मीटर. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, लेंथ भी मिल गई और ब्रेथ मिल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car covers a distance 300 kilometer with same speed. If it will cover the same distance, it will cover the same distance in 1 hour, less if speed is increased by 10 kilometer per hour. Find the speed of the car. अब आपको क्या दे रखा है, एक कार है, a car covers a distance 300 किलोमीटर with the same speed. एक कार है 300 किलोमीटर कवर कर रही है सेम स्पीड से. It will cover the same distance in 1 hour less. यही डिस्टेंस को वो 1 hour लेस में कवर करेगी अगर स्पीड को मैं 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दूँ. निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार. सेम क्वेश्चन, आपको सेम तरीके से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. पहले लेट करना है, जो फाइंड आउट करना है. तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ कार. लेट स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. स्पीड मैंने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है स्पीड. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस 300 किलोमीटर. अच्छा, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखी है अपन को 300 किलोमीटर. अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 300 किलोमीटर है तो टाइम कितना लगेगा. टाइम क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम कितना लगेगा 300 बाय x आवर. ये आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस जब स्पीड अगर x है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर है तो टाइम ही लगेगा. अब उसने बोला है इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 hour लेस इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड केस ले लेते हैं इसका. अगर स्पीड जो है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से, तो x प्लस 10 हो जाएगा. x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी. डिस्टेंस अभी वो कितना ही कवर कर रहा है, 300 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस बोल रखा है. और यहाँ से टाइम कितना लगेगा उसको, 300 अपॉन x प्लस 10 आवर. ये ओरिजिनल टाइम लग रहा था इसको, और जब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो न्यू टाइम ये लग रहा है अपन को. अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 hour लेस. वही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 1 hour लेस लग रहा है. पहले टाइम ये लग रहा था, अब ये टाइम लग रहा है. ये वाला टाइम जो है इससे 1 hour कम है. आपका ओरिजिनल टाइम क्या लग रहा था, 300 बाय x. न्यू टाइम क्या लग रहा है, 300 बाय x प्लस 10. ये जो टाइम था ओरिजिनल, अब जो टाइम लग रहा है उसको 1 hour कम लग रहा है. 1 hour कम लग रहा है तो इसमें अगर मैं 1 hour ऐड कर दूँ तो ओरिजिनल टाइम के इक्वल हो जाएगा. इक्वेशन फ्रेम करने के लिए यही करते हैं, इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 300 बाय x माइनस 300 बाय x प्लस 10 इज इक्वल टू 1.
एलसीएम कितना आ जाएगा x, x प्लस 10। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले अपन इसको थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए 300 कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग रहेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरे पास 300। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x, x प्लस 10, ये से मल्टीप्लाई होकर x प्लस 10 हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 1। ये x कैंसिल आउट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3000। नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3000 हो जाएगा। फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब 3000 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि क्या मिल जाए मुझे, 10x मिल जाए। यहाँ से अपन फैक्टर्स कर ही सकते हैं। फैक्टर्स करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, x की, और वही आंसर होगा। 3000 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मुझे क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। अब कैसे करेंगे इसको, 3000 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 3000, 2 इंटू 1500। और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप इन क्वेश्चंस को किसके थ्रू कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। 3 इंटू 1000, देखो इसे बहुत सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। वैसे मुझे दिख रहा है ये 40 इंटू 50 है, 40 इंटू 50 नहीं, 50 इंटू 60। अगर मैं 50 इंटू 60 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 370, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। तो अपन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x प्लस 60 माइनस 50x प्लस 60, तो x प्लस 60 और x माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 50। ये x मिल गया, क्योंकि माइनस 60 अपन कंसिडर करेंगे नहीं, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपकी स्पीड ऑफ द कार कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वाति कैन रो हर बोट at a speed of 5 kilometer per hour in still water if it takes 1 hour more to row the boat five 5.25 kilometer upstream then to return downstream. Find the speed of the stream. Now, in this question it is given, अपन ने लीनियर इक्वेशन के केस में पढ़ा था कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अपस्ट्रीम मतलब दो बोट और वाटर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, निकालना क्या है इक्वेशन में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं कितनी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये लेट कर लिया। अब आपको दे रखा है स्वाति कैन रो हर बोट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर जो है, स्पीड ऑफ बोट जो है अपनी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी दे रखी है मेरे को, 5 किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या करते हैं और डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे तो किसकी स्पीड मिल जाती है, अपस्ट्रीम की।
तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों। और अगर मैं स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकालूं तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड किसके इक्वल होती है, स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम की स्पीड को, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 5 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये चार चीज़ें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन में आपको हमेशा लिखनी है, चाहे लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन सी, एक तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्टिल वाटर, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। स्टिल वाटर में से स्ट्रीम की माइनस कर दोगे तो आपको अपस्ट्रीम मिल जाएगी और दोनों को ऐड कर दोगे तो डाउनस्ट्रीम मिल जाएगा। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। अच्छा, पहले टाइम के बारे में बात चल रही है, तो अपस्ट्रीम के लिए और डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम निकाल लेते हैं। एक केस है मेरे पास अपस्ट्रीम और सेकंड केस है अपने पास डाउनस्ट्रीम वाला। अपस्ट्रीम के लिए जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 5.25 किलोमीटर, 5.25 किलोमीटर, और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 5 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम के लिए जो डिस्टेंस अगेन सेम डिस्टेंस है 5.25 किलोमीटर और स्पीड है 5 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस के लिए बात कर रखा है तो रिटर्न डाउनस्ट्रीम। अब यहाँ से जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 5.25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 5.25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू रो द बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको 1 आवर ज़्यादा लग रहा है डाउनस्ट्रीम से, तो ये वाला टाइम जो है ये इससे 1 आवर ज़्यादा है। दोनों को इक्वल होने के लिए इसमें 1 आवर ऐड कर दें या तो इसमें से 1 आवर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अपन ये बोल सकते हैं 5.25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स। अपन ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 1, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो माइनस 5.25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, और आप उसमें 1 ऐड कर दो या इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगी। 5.25 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस एक्स, 1 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। रिमेंड 5.5 एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस कर दें -5 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 5.25 इंटू 2x, नीचे बच गया a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अपन, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आप 525 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 105, ये हो गया 10 4 5, ये आ जाएगा, और डेसिमल लगाना है तो अपने पास कितना आ जाएगा, 10.5। तो यहाँ पर ऊपर तो हो जाएगा मेरे पास 10.5x और उधर चला जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 10.5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अपन क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन फ्रेम कर लीजिए। इक्वेशन फ्रेम करने के बाद सॉल्व कर लोगे x की वैल्यू तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज a cistern can be filled by 2 pipes in 33 1/3 minute if the larger pipe takes 15 minutes less than the smaller to fill the cistern. Find in what time it will be filled by each pipe separately.
क्वेश्चन है, एक सिस्टर्न है, उसको 2 पाइप फिल कर रहे हैं, कितने मिनट्स में? 33 1/3 मिनट्स में। लार्जर पाइप टेक्स 15 मिनट लेस देन द स्मॉलर पाइप। आपको टाइम टेकन निकालना है, वही मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है पहले उसको लेट कर लो। आपको क्या पूछा है? फाइंड इन व्हाट टाइम इट विल बी फिल्ड बाय ईच पाइप सेपरेटली। तो अपन लेट कर लेते हैं इसमें, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज x hours। स्मॉलर वाले को मैंने मान लिया कितना टाइम लग रहा है, x hours। क्वेश्चन रीड करते हैं, इफ द लार्जर पाइप टेक्स 15 मिनट्स लेस देन द स्मॉलर पाइप। लार्जर वाले पाइप को कितने मिनट्स कम लग रहे हैं? 15 मिनट्स कम लग रहे हैं स्मॉलर वाले से। तो अगर स्मॉलर वाले को x hours लग रहे हैं तो लार्जर पाइप को कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप 15 मिनट्स कम लगेंगे, दैट इज x - 15। और अगर आप लार्जर पाइप को x मान लेते हो तो स्मॉलर वाले को क्या मानना पड़ेगा? x + 15 आवर्स लगेंगे। अब क्वेश्चन रीड करो, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 33 1/3 मिनट्स। दोनों मिलाकर कितने मिनट्स में काम कर रहे हैं? 33 1/3 मिनट्स। बेटर इस अपन क्या मान लें यहाँ पर? मिनट में क्वेश्चन मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट्स में दे रखा है। अब आर में मानोगे तो उसको भी आर में चेंज करना पड़ेगा। अब जब भी अपने पास पाइप और सिस्टम्स या टाइम वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं तो 1 आवर वर्क निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन को स्मॉलर पाइप का 1 मिनट वर्क और लार्जर पाइप का 1 मिनट वर्क निकाला। 1 मिनट वर्क ऑफ स्मॉलर पाइप। स्मॉलर पाइप अगर टोटल x मिनट्स में फिल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा? 1/x पार्ट फिल करेगा। सिमिलरली 1 मिनट वर्क ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? लार्जर पाइप। टोटल कितने देर में फिल कर रहा है? x - 15 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा? इतना। नाउ 1 मिनट में ये इतना पार्ट फिल कर देगा, ये इतना पार्ट फिल कर देगा। दोनों मिलाकर 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेंगे? 1/x + 1/x - 15। अब आपको दे रखा है कि टोटल उनको जो टाइम लग रहा है वो 33 1/3 मिनट्स लग रहा है। टोटल टाइम लग रहा है 33 1/3 मिनट्स, और वी कैन से 100/3 मिनट्स। अगर वो टोटल दोनों मिलाकर 100/3 मिनट्स में फिल कर रहे हैं तो 1 मिनट में वो कितना पार्ट फिल करेंगे? 3/100, विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/100। नाउ इक्वेशन फ्रेम हो गई, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? x - 15, यहाँ पर हो जाएगा x - 15 + x इज इक्वल टू 3/100। और यू कैन से 2x - 15 डिवाइडेड बाय x² - 15x इज इक्वल टू 3/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी? 200x - 1500 इज इक्वल टू 3x² - 45x। सो यू विल गेट 3x², ये -45x है, ये -200x वहाँ जाएगा तो माइनस का 245x हो जाएगा। रिमेनिंग ये -1500 को वहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? +1500 इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ फिर अगर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो अपन क्या ले सकते हैं? 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। सो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा 3 कॉमन तो ले लेंगे, इसमें से तो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर सम देखेंगे तो कितना है अपने पास? 6 और 5 11। 3 कॉमन नहीं आएगा तो आपको इसी इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी। या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, दोनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की, और वो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 60 मिनट्स। अब क्या बोल रखा था? स्मॉलर पाइप को कितना टाइम लग रहा था? x मिनट। तो स्मॉलर पाइप जो है वो कितना टाइम लेगा? 60 मिनट्स। और लार्जर पाइप को कितना लग रहा है? x - 15 मिनट्स, दैट इज 60 - 15 विच इज इक्वल टू कितना जाएगा? 45 मिनट्स। तो यहाँ से मैंने दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली। सो अपन ने वर्ड प्रॉब्लम्स और नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके।